दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर वन चैनल संदेश राज स्टडी में। प्यारे बच्चों, आज लेकर आ गए हैं हिंदी का नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर। हिंदी का जो है आपका, जिन विद्यार्थियों को 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है हिंदी का, और वो भी ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स को, ट्वेल्थ वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं और जिनको 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है हिंदी का, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज सामान्य हिंदी का 2025 में नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर होगा आपका, सेम टू सेम जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी पर आधारित होगा। आपका कलर भी ऐसा ही रहेगा और ये आपका कोड भी ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो स्टूडेंट्स चलिए देख लेते हैं पेपर आपका किस तरह से आएगा, क्योंकि आपको बीच बीच में पेपर भी सॉल्व करते रहना है, इससे पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आप कितने पानी में हैं। इन सब चीज़ों से आपकी अहमियत पता चल जाएगी, क्योंकि जब आप मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता भी चल सकता है कि हमें कितना आता है कितना नहीं। इसीलिए बोल रहा हूँ आपको, पढ़ाई के साथ साथ में बीच में जो आपके मॉडल पेपर हैं उनको भी, अनसॉल्व वगैरह हैं, इनको भी आपको सॉल्व करते रहना है। चलिए समझते हैं पेपर को फिर उसके आगे। और इस वीडियो में आपको मैं सॉल्यूशन के साथ में, जो आपके शॉर्ट सॉल्यूशन है उसको मैं, शॉर्ट सॉल्यूशन को आप इसी वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। पहला तो आपका रहता है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक को आप अगर गलत भर देते हैं तो जो आपके जो पास होने की जो है गारंटी वो नहीं, यानी ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। आप यहाँ पे अगर किसी का जैसे रोल नंबर ही गलत डाल देंगे तो आपकी जो उपस्थिति है वहाँ पे लिखी ही नहीं जाएगी। इधर आपका रहता है मुद्रित पृष्ठों की संख्या, यानी कि पेपर में जितने भी आपके पृष्ठ रहते हैं सारे पृष्ठों की संख्या यहाँ पे लिखी रहती है। यहाँ पे अपना नाम आपको डालना है, नाम। बिल्कुल ऐसे इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी पेपर रहेगा। यहाँ पे आपका पेपर का कोड रहेगा, पेपर का कोड चेंज हो सकता है। और यहाँ पे आपका 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में जिन विद्यार्थियों को बैठना है वो विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका 100 में 100 पूरा क्लियर हो जाएगा। यहीं से 100 में 100 पूरा यहीं से क्लियर हो जाएगा। सामान्य हिंदी वालों के लिए भी है और साहित्यिक हिंदी वालों के लिए भी है। आपका जो पूर्णांक होता है ये इसमें 100 नंबर का रहता है। 100 नंबर का इसीलिए कहते हैं, हिंदी जो है आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर हिंदी में आप 90 प्लस ले आते हैं, 90 प्लस, तो आप अगर किसी सब्जेक्ट में कम नंबर हैं तो मैनेज हो जाएगा। समय आपका दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। समय आपका कितना दिया रहेगा? 3 घंटे 15 मिनट आपका समय दिया रहेगा इसमें। चलिए आगे पढ़ते हैं। कुछ निर्देश दिए रहेंगे, उनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। पहला है आपका, प्रारंभ के 15 मिनट जो आपका परीक्षार्थी यानी स्टूडेंट लोग जैसे आप लोग हो, पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जो आपके 15 मिनट पहले के होते हैं उनमें आपको क्या करना है, जो आपको पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, इसको अच्छे से पढ़ना है पूरा 15 मिनट के अंदर। नेक्स्ट हमारा निर्देश क्या दे रखा है, इस समय इस प्रश्न पत्र में जो है आपके 2 खंड हैं और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है, यानी अनिवार्य है। बता रहा है कि इस जो आपका पेपर है इसमें आपके ये पेपर 2 खंडों में विभाजित है, खंड का और खंड बा। खंड का और बा में आपके ये 2 खंडों में विभाजित है पेपर। यहाँ पे पहले आपका खंड का जो है आपका ये भी 50 नंबर का रहेगा और जो आपका दूसरा खंड होगा वो भी आपका 50 नंबर का रहेगा। तो चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न यहाँ से, और जो आपके शुरू के जो 5 प्रश्न रहेंगे ये आपके जो हिंदी गद्य साहित्य होता है, गद्य साहित्य से आपके रहेंगे। पहला प्रश्न आपका बनता है यहीं से। चलिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी
हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको पता चल सकेगा कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, कैसे पेपर आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। चलिए पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, और मैं इसमें आपको जो शॉर्ट वाले मैंने पहले बताया, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनका ही आंसर आपको इसमें प्रोवाइड कराऊंगा। नहीं तो अगर जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनका अगर आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इसमें तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन का मैं बता दूंगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा का वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। इसमें पूछ रहा है वासुदेव शरण की जो कृति है, जो रचना है, इन चारों कृतियों में से कौन सी है। चलिए बताइएगा, अगर आपको पता है तो आप लोग बताते रहिएगा। तो इसमें आपको डायरेक्ट बोलना है, डायरेक्ट पता होना चाहिए पृथ्वीपुत्र। मैं ऑप्शन नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि जल्दी जल्दी टाइम को बिना नष्ट किए हुए पूरा पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी की जो लिखित कृति है, यानी कि जो हमारी प्रसिद्ध कृति है, वो पृथ्वीपुत्र हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट रचना देखेंगे कौन सी है आपकी। नेक्स्ट रचना है, खा क्वेश्चन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। मेरे विचार और मेरे वितर्क। मेरे विचार जो हैं, यह किसकी कृति है, किसकी रचना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की। ये आपके तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है। यहाँ पे विधा पूछी गई है। आपका ए ऑप्शन हो जाएगा आत्मकथा, बी ऑप्शन हो जाएगा रेखा चित्र, सी ऑप्शन हो जाएगा संस्मरण और डी ऑप्शन हो जाएगा कहानी। दोस्तों अगर आपको पता है क्वेश्चन के आंसर तो आप कमेंट सेक्शन में हमें, कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं, आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। तो जो यशपाल की सिंहावलोकन जो रचना है, यह किस विधा पर आधारित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। आत्मकथा विधा पर आधारित है। प्रश्न आपको याद रखना है। अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। निराला की जो साहित्य साधना यह कृति है, इसके लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी है आपका महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है आपका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन डी है डॉक्टर राम विलास शर्मा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा राम विलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना के लेखक राम विलास शर्मा आपके राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो कि हमारा गद्य के जो 5 प्रश्न होते हैं उसमें से ये 5वां प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। आलोचनात्मक जो आपकी कृति है साहित्य सहचर, इसके लेखक कौन है। आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य सहचर कृति लिखी है और वो आलोचनात्मक कृति मानी जाती है आपकी। यहाँ पे आपके 5 नंबर कंप्लीट हुए। 5 नंबर कंप्लीट हुए। ये आपके जो हिंदी गद्य साहित्य के 5 प्रश्न दिए होते हैं ये आपके कंप्लीट हुए। अब इसके आगे आपका पेपर में रहेगा हिंदी पद्य साहित्य के, हिंदी पद्य साहित्य के और गद्य साहित्य के मिला के ये आपके 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहेंगे, जिन्हें हम MCQ क्वेश्चन बोलते हैं। चलिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या आपका 2 चालू होता है। अब ये आपके हिंदी पद्य साहित्य पर आधारित 5 प्रश्न देखते हैं आगे। पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि होता है कौन है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सरहपा। हिंदी का जो प्रथम कवि माना जाता है, किसे माना जाता है, सरहपा को माना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा खुशबू यानी कि खुशबू की शिलालेख। नई कविता युग की रचना कौन है? नई कविता युग की रचना कौन है? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खुशबू के शिलालेख। ये जो है रचना, ये नई कविता युग की रचना मानी जाती है। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तार सप्तक का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1943 ईस्वी को, 1943 को तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कविवचन सुधा। कविवचन सुधा ये जो पत्रिका है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित पत्रिका यानी प्रकाशित पत्रिका मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। रीतिकाल की यहाँ पे पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रीति निपुणता। जो आपका रीति निपुणता है वो रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति मानी जाती है। दोस्तों यहाँ पे आपके 5 नंबर इससे यानी कि जो आपका हिंदी पद्य साहित्य है इससे भी कंप्लीट हुए। टोटल मिला के आपके 10 नंबर यहाँ पे क्लियर हो गए। 10 नंबर का पेपर आपका ख़त्म हो चुका है, मानते हैं। अब इसके बाद में आपका दिया रहेगा जो कि इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पे आपका प्रश्नोत्तर संख्या यानी कि प्रश्न नंबर 3 शुरू होता है और प्रश्न संख्या 3 में आपका क्या दिया रहेगा? प्रश्न जो आपका एग्जामिनेशन पेपर है इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, तो आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें लेकिन आपको इसमें से अच्छे करने को नंबर आपको मिल जाएंगे, इतना मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। चलिए पढ़ेंगे। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि आपका 10 नंबर का रहेगा। जो आपका गद्यांश है वो 10 नंबर का रहेगा और पद्यांश भी 10 नंबर का रहेगा। इसमें बोल रहा है दिए गए गद्यांश पर, इसमें गद्यांश दिया रहेगा और ये आपको पहले अच्छे तरीके से पूरा पढ़ना है, किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। चलिए पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसका जो भी क्रियाक्रम है वो बाद में करेंगे। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद राष्ट्रीय निवास नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ऐसे ही बिल्कुल जैसे मैंने पढ़ा आपको ऐसे ही पढ़ना है, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। और इसमें आपके 5 प्रश्न दिए रहेंगे, ये आपके नीचे देख लीजिए आप लोग, ये आपके 5 प्रश्न दिए रहेंगे। इन 5 प्रश्नों को आपको उत्तर देना है और ये 5 प्रश्न आपके 2-2 नंबर के होते हैं। ये पांचों प्रश्न मिला के तब आपके यहाँ पे 10 नंबर का ये जो गद्यांश है ये आपका दिया रहता है। पहला प्रश्न हमारा बोलता है कि राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। आपको ऐसी ट्रिक कोई नहीं बताएगा जैसी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये जो आपके प्रश्न इसमें दिए रहेंगे, इसका जो आंसर होगा वो आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा, इसी गद्यांश में आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे मिलेगा। पहला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। मैंने अभी पढ़ा सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। पहला प्रश्न आपका मिला यहीं से, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। पहला प्रश्न आपका यहीं से मिल गया। दूसरा प्रश्न है आपका राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है। तो यहाँ से पढ़ेंगे
इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद राष्ट्रीय निवास नई जो आपकी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। अजर अमर हैं। कब तक अमर हैं? तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न भी यहीं से मिल गया। मिल गया ना? बिल्कुल अच्छी तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका तीसरा प्रश्न नंबर है, प्रश्न नंबर तीसरा है हमारा, जन का सततवाही जीवन किस तरह होता है? जन का सततवाही जीवन किस तरह होता है, ये आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह होता है। नदी के प्रवाह की तरह होता है, बिल्कुल आपको यहीं से मिल गया, आप लोग देख लीजिएगा। ये तीनों प्रश्न आपके जो 3 प्रश्न दिए रहेंगे, तीनों प्रश्नों का आंसर आपको इसी गद्यांश में से मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे माइंड की ज़रूरत पड़ेगी, आपको माइंड खर्च करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं आपको जो ये आपके पेपर हैं इनको सॉल्व करते रहना है। उसके बाद में आपका दिया रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें आपका बोल रहा है प्रश्न नंबर 4, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक की अंडरलाइन जो वर्ड है, अंडरलाइन पैराग्राफ है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। क्या करनी है? व्याख्या करनी है। तभी आपको समझ में आएगा और तभी आपको 10 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में हमारा जो लास्ट प्रश्न है वो कहता है कि पाठ के शीर्षक व लेखक का नामोल्लेख कीजिए। ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन हैं, ये आपको बताना है। तो अगर इसके पाठ और लेखक की बात की जाए तो ये आपका वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है। किस चैप्टर से? राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद में आपको अथवा में दिया रहेगा। अथवा में आपको ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस, जो अगर आपको ये वाला नहीं पता है तो आप ये वाला कर सकते हैं, ये वाला नहीं पता है तो आप ये वाला कर सकते हैं। इसमें 2 दिया रहेगा, इसमें से आपको एक करना है। मैंने ऊपर वाला बता दिया, अगर ये भी बताऊंगा तो इसमें वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी तो फ़ायदा आपको नहीं होगा। चलिए, इसके बाद में हम आ जाते हैं पद्यांश पर। उसमें आपको 2 दिए रहेंगे, अथवा करके एक और अथवा करके आपका दूसरा दिया रहेगा। उसमें से आपको एक ही करना है। चलिए, मैंने एक आपको बता दिया और एक उसको छोड़ दिया है। वीडियो की लेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने उसको नहीं बताया है। अगर मौका मिला तो बता देंगे। चलिए, अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे, जो कि हमारा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका है मेरे प्यारे नवजलद। वही प्रोसेस इसमें भी करना है, बिल्कुल। इसमें भी आपको 5 प्रश्न दिए रहेंगे। इन 5 प्रश्नों का आपको आंसर देना है। चलिए, पहले पढ़ लेते हैं किस चैप्टर से लिया गया है, इसके कवि कौन है, पढ़ लेते हैं। मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावरी हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। राधा जो हैं वो पवन से कहती हैं मेरे प्यारे नवजलद, यानी कि यहाँ पे श्याम और राधा और कृष्ण के बारे में बात हो रही है। कृष्ण जो है राधा को छोड़कर जब चले जाते हैं तो राधा प्रिय विरह में बावरी हो रही हैं। और पवन, जब ये अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। चलिए, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछेगा, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? तो इसमें पवन के द्वारा, आपका पवन के द्वारा जो है राधा संदेश भिजवाती हैं कृष्ण को। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा उल्लेख कीजिए। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए। जब आपको इसकी हिंदी है आपकी जो व्याख्या करेंगे उसमें आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे।
उसके बाद में तीसरा प्रश्न है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। इसमें आपका रेखा नहीं खींची गई है, इसमें आपकी 2-4 लाइन ऐसे रेखा खींच देगा। उस रेखांकित अंश की जैसे मैंने गद्य में बताया आपको, वैसे ही पद्य में सेम टू सेम प्रोसेस आपका रहेगा। उसके बाद में आपका चौथा प्रश्न है राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। इस समय जिस समय की यह कहानी है उस समय राधा का मन कैसा है, मनोदशा उनकी दशा कैसी है, उसका यानी कि वर्णन करना है। नेक्स्ट प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक व कवि का नाम लिखिए। उपयुक्त पद्यांश व शीर्षक और कवि का नाम, यानी कि इस जो आपका ये पैराग्राफ है इसके लेखक कौन हैं और इसके ये किस पार्ट से लिया गया है। तो आपका बता दूं कि ये जो आपका पवन दूतिका चैप्टर से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं। इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं। पवन दूतिका नामक चैप्टर से लिया गया है, आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे आपको पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ जो कि नया पैटर्न जो आपका 2025 में जो आपने बोर्ड ने जो जारी किया है वो आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो आने वाला है, बिल्कुल इसी तरीके से। इसी में भी आपका अथवा दिया रहेगा और अथवा में भी ये दिया रहेगा मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्ग कथि के गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ, यह आपके किस चैप्टर से लिया गया है। मैंने आहुति बनकर देखा। मैंने आहुति बनकर देखा आपके पद्य में एक चैप्टर है मैंने आहुति बनकर देखा, जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। जो अज्ञेय जी हैं उन्होंने यह चैप्टर आप लिखा हुआ है, तो आप इसे भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं इसको भी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने इसका जो पहले वाला था वो बता दिया है। अगर इसमें बताऊंगा तो वीडियो की लेंथ जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए 5 नंबर का जो प्रश्न बनता है आपका, उसके बाद में आपसे आपके एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, आपके क्वेश्चन पेपर में क्या रहेगा। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए और अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। इसमें आपके 3 जो हैं साहित्यिक परिचय दिए रहेंगे। पहला है आपका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का और हरिशंकर प्रसाई का। अगर इन 3 साहित्यिक परिचय को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। और वो जो ये बताने को मैं भूल गया, ये जो आपके गद्यांश पद्यांश हैं ये आपके एग्ज़ाम में 10-10 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर इनको टोटल मिलाया जाए तो आपके 20 नंबर क्लियर हो गए। तो 20 नंबर और वो 10, तो मैंने यहाँ तक आपको पूरे 30 नंबर का पेपर सॉल्व करवा दिया है। पूरे 30 नंबर का पेपर सॉल्व करवा दिया है। चलिए आगे देखेंगे। तो आपको इन 3 साहित्यिक परिचय को जो आपके गद्य में है इनको कंप्लीट कर लेना है। आपके एग्ज़ाम में यही तीनों में से एक ना एक जरूर फंस जाएगा। मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर डालकर संदेश राज स्टडी लगा दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। कोई भी टॉपिक आपको चाहिए संदेश राज स्टडी लगाइएगा, वीडियो आपको मिल जाएगी। चलिए इसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं आपका 5 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये नहीं कि आपको ये जो साहित्यिक परिचय होता है ये 2-2 3-3 पेज में लिख दी जाए, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल, क्योंकि एग्जामिनर ने खुद लिखा है, जो आपके बोर्ड ने खुद बताया है यहाँ पे कि अधिकतम सीमा शब्द जो है आपका 80 वर्ड ही रहेगा। 80 वर्ड मिनिमम ही आपके माने जाते हैं। 80 वर्ड से ज़्यादा हो जाना चाहिए, 80 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। चलिए आपके 5 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हुए। उसके बाद में हम देखेंगे अब हम देखेंगे निम्नलिखित में से जो आपका खंड खा, यहाँ पे
जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या 5 है इसमें भाई जो आपके गद्य के हैं वो भी दिया रहेगा और पद्य, गद्य और पद्य मिलाकर ये आपके 10 नंबर के जो हैं ये साहित्यिक परिचय आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए गद्य में हो गया, पद्य में देख लेते हैं। निम्नलिखित सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगा इसी में भी, से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम सीमा शब्द जो है आपका शब्द सीमा 80 शब्द ही रहेगा और 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो देख लेते हैं कौन कौन है 3 आपके इम्पोर्टेंट साहित्यिक परिचय कवियों में। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रा नंदन पंत और मैथिली शरण गुप्त, अगर इन 3 साहित्यिक परिचय को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में अगर बैठेंगे तो आपके 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। 5 गद्य के और 5 पद्य के। मैंने आपको इस वीडियो में कुल 6 यानी कि पेपर के माध्यम से बताए हैं, तो 6 बताए हैं। इन 6 साहित्यिक परिचय को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है, अगर आपको चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं, संदेश राज स्टडी लगा दीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे पंच लाइट, जो कि आपका प्रश्नोत्तर संख्या 6 में क्या दिया रहेगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आने वाला है। बिल्कुल इसी सेम टू सेम यही प्रोसेस रहेगा एग्ज़ाम पेपर का। आपका 6वां प्रश्न बनता है पंचलाइट तथा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। पंचलाइट तथा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए और अथवा में दिया रहेगा आपका ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। और ये आपके एग्ज़ाम में कितने नंबर का 5 नंबर का टॉपिक पूछ लिया जाता है। कितने नंबर का 5 नंबर का टॉपिक पूछ लिया जाता है। मैंने पंचलाइट कहानी बहादुर कहानी अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, आप देख सकते हैं। और इनको भी आपको 80 शब्द में ही लिखना है, 80 शब्द में ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है और कम भी नहीं लिखना है। और आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर क्लियर करवा देगा ये टॉपिक। तो आप इन्हें भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा ज़रूर। फिर उसके बाद में आपका जो 7वां टॉपिक है, 7 नंबर का जो प्रश्न आएगा एग्ज़ाम में आपके, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम सीमा शब्द इसमें भी आपका 80 वर्ड ही मांगता है और यह भी आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। और दोस्तों मैं ये बता दूं, यह आपका ज़िला वाइज होता है। आपके हर एक ज़िले का जो अलग अलग होता है, जैसे यहाँ पे दिया है त्यागपथी, त्यागपथी किसी अन्य ज़िले का होगा और श्रवण कुमार ये आपका हरदोई ज़िले में आता है। हमारे यहाँ जो है श्रवण कुमार ही चलता है। और जैसे गोंडा ज़िला है उसमें त्यागपथी चलता है। ऐसे आपका ये आपके ज़िले पर निर्भर करता है, आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं वहाँ के लिए आपको कंप्लीट करना है। आप अगर स्कूल कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ अपने सर से भी पूछ लीजिएगा कि सर हमारे ज़िले में कौन सा खंड काव्य आता है, हमको कौन सा खंड काव्य तैयार करवाना है। मैं आपको हर एक खंड काव्य को तैयार करवा दूंगा, अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये भी आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछ लिया जाता है प्रश्न। कितने नंबर का? 5 नंबर का। तो आप इसे भी अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे। उसके बाद में हमारा यहाँ से जो 50 नंबर का प्रश्न पेपर था ये ख़त्म होता है। 50 नंबर का प्रश्न पत्र ख़त्म होता है। अब खंड खा आता है। खंड खा जो है हमारा, इसमें हमारा व्याकरण दिया रहेगा और संस्कृत दिया रहेगा। व्याकरण और संस्कृत दिया रहेगा। चलिए देखते हैं खंड खा। खंड खा में प्रश्न नंबर 8 से शुरू होता है। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपका एक जो संस्कृत में पाठ हैं उनसे उठा के एक गद्यांश रख दिया जाएगा और उसमें आपको बताना है किस पाठ से लिया गया है। इसमें आपको ना ही कवि का नाम लिखना है, ना ही लेखक का, ना ही ओनली पाठ, किस पाठ से लिया गया आपको पाठ से पहचानना है और पाठ का ही नाम लिखना है यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए देखते हैं।
और इसमें भी आपका अथवा रहेगा। और यह आपके एग्ज़ाम में कितने नंबर का टॉपिक आता है? 7 नंबर का। 7 नंबर का। और इसमें भी आपका गद्य दिया रहेगा, पद्य भी दिया रहेगा। गद्य में आपका और पद्य में आपको बता दूं, पद्य में जो आपका सुभाषित रत्नानी चैप्टर है इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका 7 में 7 कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल गारंटी के साथ, वादे के साथ पूरा कहता हूँ। ये जो आपका पहला इसमें दिया है संस्कृत से साहित्य सरस, ये आपका किस चैप्टर से लिया गया है? चलिए देखेंगे। संस्कृत भाषायम महत्वम, ये आपका जो है किस चैप्टर से लिया गया है? संस्कृत भाषायम महत्वम। ओनली इसमें आपको संदर्भ लिखना होता है और आपको इसकी व्याख्या करनी है। इसमें आपके 7 नंबर का दिया रहेगा, इसमें कोई प्रश्न नहीं रहेगा आपको करने के लिए। इसमें संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड काव्य के, आपका जो पाठ का नाम है, पाठ का नाम लिखना है। संस्कृत भाषाएं महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। और उसके बाद में आपको व्याख्या हेडिंग डालकर इसकी व्याख्या यानी कि जो हिंदी अनुवाद है इसका, वो आपको लिख देना है। और आपके 7 नंबर आपका एग्जामिनर जो है वो आपको दे देगा यहाँ पे। चलिए, उसके बाद में आपका ये अथवा वाला है, अथवा वाला नहीं बताएंगे। उसके बाद में आपका जो पद्यांश आ गया, पद्यांश आ गया, इसमें पद्यांश में आपका दिया रहेगा, दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ये भी आपका 7 नंबर का रहेगा। जैसे आपका हिंदी गद्य और पद्य में 10-10 नंबर का था, ऐसे संस्कृत में गद्य और पद्य होता है 7-7 नंबर का। 14 नंबर ये आपके समझो तो फ्री में बिल्कुल दे देता है। आपको बस इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना है, थोड़ा सा। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आपसे चले जाएंगे ये नंबर, इसीलिए आपको अच्छे से पहले ही कंप्लीट कर लेना है। चलिए देखेंगे, यहाँ पे दिए गए पद्यांशों में से आपको पढ़ना है और उनका भी अनुवाद और जो आपके किस पाठ से लिए गए हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। ये जो इसमें है एग्ज़ाम में, ये इस क्वेश्चन पेपर में जो श्लोक लिए गए हैं ये आपके गलत हैं। इसमें टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। आपको जो इसमें पूछे जाएंगे वो सुभाषित रत्नानी से किसी भी कोई भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा सर साहेतु विधानम धर्मस्य चा धनस्य चा, एक ये भी पूछ सकता है। और आपके काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन चा मूर्खानम निर्दहन कलहेन वा, यानी काव्य शास्त्र जो होता है यानी कि काव्य शास्त्र विनोदेन विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, वो दिमानों का समय काव्य शास्त्र के विनोद में अधिक व्यतीत होता है और वहीं मूर्खों का समय बुरे कामों में, बुरे शोकों में, सोने और लड़ाई झगड़ा करने में व्यतीत होता है। तो ये आपका गलत है, ये आपका हट चुका है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। और अथवा में ये है आपका, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके हट चुके हैं। इसमें आपको, और मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से पढ़ने हैं, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद में आपका एक पूछ सकता है, भाषा सुमुख्या दिव्या गीवाण भारती तस्या ही मधुरा काव्यम तस्मादप सुभाषितम, ये भी पूछ सकता है। उसके बाद में आपका सुखार्थिनी कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, ये आपके श्लोक हैं। इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा जैसा कि मैंने बताया आपको। और ये आपके इसमें टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई है, टाइपिंग में दिक्कत हो गई है, शायद नहीं पता होगा। चलिए कोई बात नहीं, जो मैंने बताया इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। जो कि आपके बुक में, आपकी बुक में सुभाषित रत्नानी जो चैप्टर है संस्कृत में देख लीजिएगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए। सुभाषित रत्नानी है और जातक कथा है, नामे रोजते भद्रा, ये आप लोग को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अथवा में दिया रहेगा, आपके 2 दिया रहेंगे और 2 में से आपको एक ही करना है, बिल्कुल जैसे मैंने पहले आपको बताया है। इसके बाद में आ जाते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 में आपका क्या दिया रहेगा, इसमें पूछेगा मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछेगा किस तरीके से, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। वाक्य प्रयोग कीजिए,
यहाँ पे आपके 3-4 दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक ही करना है और एक का ही पूरा अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। पहला है आपका हाथ कंगन को आरसी क्या। उसके बाद में दूसरा है आँखों का तारा होना, इसका बता दें आपको अत्यंत प्रिय होना। मोहन अपनी बूढ़ी माँ की आँखों का तारा है। इसका वाक्य प्रयोग भी हो गया और अर्थ इसका आँखों का तारा होना, अत्यंत प्रिय होना, अर्थ हो गया ये। और वाक्य प्रयोग में लिखना है आपको, वाक्य अगर प्रयोग किया जाए तो आपका होगा कि मोहन अपनी बूढ़ी माँ की आँखों का तारा है। पानी पानी होना, लज्जित होना, पानी पानी होना, लज्जित होना। सावन हरे न भादो सूखे, सावन हरे न भादो सूखे। इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में, आपके क्वेश्चन पेपर में दिए रहेंगे और ये आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर का टॉपिक पूछ लिया जाता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। 2 नंबर का दिया रहेगा। अगर इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट कर देते हैं तो आपके एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ामिनर जो है 2 नंबर अच्छे से दे देगा। चलिए इसके बाद में देखेंगे। इसके बाद में आपका आ जाता है 10 नंबर का, जो 10 नंबर का प्रश्न है हमारा अपठित गद्यांश, जो कि संधि विच्छेद और विभक्ति वचन के स्थान पर सिलेबस में नया जोड़ दिया गया है। जो आपके संधि विच्छेद थे इनको हटा दिया गया है और विभक्ति वचन थे इनको भी हटा दिया गया है और इसकी जगह पे अपठित गद्यांश आपका एक बड़ा सा जो जिसे अनसीन पैसेज इंग्लिश में कहते हैं, इसको जोड़ दिया गया है। उसमें आपके 5 प्रश्न दिए रहेंगे और ये 5 प्रश्न आपके एक एक नंबर के दिए रहेंगे। इनको हल करना है आपको और आपको बड़ा सा पैराग्राफ दिया रहेगा। इन 5 प्रश्नों को उस पैराग्राफ से ही आपको छांट कर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और अगर लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पे 7 और 7 14 नंबर और आपके 2 नंबर, इसमें से भी आपका जो 10-20 नंबर का है ये भी हो गया। चलिए प्रश्न आगे देखेंगे। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे कि पहला है आपका, इसमें भी आपके 2 दिए रहेंगे, दोनों के अर्थ लिखना है और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे बिल्कुल। अविराम और अभिराम, अविराम और अभिराम का मतलब क्या होता है, लगातार तथा आनंदकार, लगातार तथा सुंदर, और अमृत और आकर्षक, सुंदर और आकर्षक। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लगातार और सुंदर। अविराम का मतलब होता है लगातार और अभिराम का मतलब होता है सुंदर। चलिए आगे देखेंगे। अगर आपका ये सही हो जाएगा तो आपको इसमें 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बात और वात। बात और वात का मतलब होता है वार्ता और हवा, रोग और दवा, वायु और विकार, विचार और शिकार। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, वार्ता और हवा। जो आपका जैसे कि वार्तालाप, जो बात का होता है वो हो जाएगा वार्ता, और वात माने होता है हवा और बात माने वार्ता। ये आपके अगर दोनों कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 2 नंबर यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। 2 नंबर का आपके एग्ज़ाम में यह टॉपिक रहता है। चलिए आगे देखेंगे। खा नंबर का है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। 2 सही अर्थ इसमें लिखना है। आपका पहला है वर, वर के भी आपको 2-2, जिन्हें हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, ये ही समझो ये हैं आपके। इन्हें आप अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे 10-20-50 जो भी हैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ के माध्यम से, आप देख लीजिएगा। द्विज, द्विज का मतलब क्या होता है, और राग, ये आपको इसके 2-2 अर्थ आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर आप लिख देते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। यानी कि इसमें से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए और आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, क्योंकि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे देखेंगे। आगे कहता है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपके एक वर्ड दिया रहेगा, उसको एक
एक आपका लाइन दी रहेगी उसको एक वर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर आप ये 2 नंबर के होते हैं, अगर आप दोनों को सही करते हैं आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के होते हैं। और दोस्तों बता दें आपको कि मैंने इस वीडियो में ये जो पेपर लिया है बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको जो 2025 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है बिल्कुल इसी तरीके से आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं रहेगी, बिल्कुल इसी पैटर्न पे इसी तरीके से कलर बिल्कुल यही लिखावट में आपको मिल जाएगा। मानिए कि सेम टू सेम यही रहेगा, लेकिन प्रश्न जो हैं वो थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं। प्रश्न पहला बनता है हमारा, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहेंगे? नास्तिक कहेंगे, स्मरणीय कहेंगे, विश्वसनीय कहेंगे या आस्तिक कहेंगे? जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? आस्तिक कहेंगे। आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहेंगे। दूसरा प्रश्न बनता है, जानने की इच्छा रखने वाला। जो सब कुछ जानता हो, जो जानने की इच्छा रखता हो, जानने की इच्छा रखने वाला, उसे क्या कहेंगे? ज्ञानी कहेंगे, जिज्ञासा कहेंगे, जानकार कहेंगे या जिज्ञासु कहेंगे? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? जिज्ञासु कहेंगे। जिज्ञासु कहेंगे, जानने की इच्छा रखने वाला हमारा जिज्ञासु कहलाता है। प्रश्न आपको कंप्लीट करके रखना है। अगर इनको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके जो 2 नंबर हैं यहाँ से भी मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। घ नंबर है, इसमें आपको क्या करना है? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यानी कि आपके पास 3-4 जो भी वाक्य हैं इनको दे दिया जाएगा और इनको बोलेगा कि शुद्ध करके लिखो, शुद्ध करके लिखो। ये भी आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। जैसे उसने 3 पुस्तकें खरीदा, तो उसने 3 पुस्तकें खरीदी। यहाँ पे खरीदा कर दिया है और इसको आपको शुद्ध करना है। शुद्ध ऐसे हो जाएगा, उसने 3 पुस्तकें खरीदी। यहाँ पे खरीदा लिखा है। नेक्स्ट है हमारा, कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना। कृपया मेरे सामान पर ध्यान रखना, शुद्ध हो जाएगा। मैं भोजन कर लिया हूँ, मैंने भोजन कर लिया है, मैंने भोजन कर लिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक पुरुष और एक खी जा रही है। एक पुरुष और एक खी जा रही है, इसका अगर देखेंगे सही से तो हो जाएगा एक पुरुष और एक सखी जा रही है। तो आपको अच्छे से देख लेना है। इसके भी मैं आपको 50 से लेकर जो भी हैं उनको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए आगे देखेंगे, जो कि आपका प्रश्न नंबर 12 रहने वाला है। 12 में आपका दिया रहेगा, देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 12 का वीर रस अथवा करुण रस लक्षण उदाहरण लिखिए। 2 नंबर का आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, जो कि आपका रस और छंद और अलंकार। मैंने इस पर भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा चैनल पर। ये आपके एग्ज़ाम में 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से जो है 6 नंबर आपको क्लियर हो जाएंगे, 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आपको वीर रस पढ़ना है और करुण रस। इन 2 रसों को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में श्लेष अलंकार और यमक अलंकार। यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को कंप्लीट कर लीजिएगा, उदाहरण सहित लक्षण सहित। उसके बाद में चौपाई और सोरठा, छंद में चौपाई और सोरठा को कंप्लीट कर लीजिएगा। हालांकि दोहा और जो आपका रोला है इसको भी पढ़ लीजिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल यही पढ़िएगा। आपको ये इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आप ज़रूर से देख कर जाइएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही नहीं बता दिए गए हैं। तो इनको अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। जो आपका प्रश्न नंबर 13 है इसको देख लेते हैं। अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। यहाँ पे आपको पत्र दिया रहेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में 6 नंबर का दिया रहेगा। और यह पत्र आपके एग्ज़ाम में, यानी कि जो एग्ज़ाम पेपर होगा उसमें अथवा में दिया रहेगा। आपको 2 लिखने को आएंगे, उसमें से आपको एक ही लिखना है। एक तो आपका इसमें बताया गया है, अपने क्षेत्र में प्रदूषण
से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। यानी कि अपने क्षेत्र में जो गंदगी है उसको हटाने के लिए या उसको दूर करने के लिए दैनिक यानी कि समाचार पत्र के जो संपादक हैं, जो समाचार पत्र को छापते हैं, उनको पत्र लिखना है। उसके बाद में आपका अथवा में दिया है किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म ड्रेस की दुकान खोलने हेतु ऋण करने के लिए आवेदन पत्र। यहाँ पे यानी कि किसी बैंक शाखा के प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म जो आपकी ड्रेस होती है दुकान खोलने हेतु ऋण करने के लिए आपको आवेदन पत्र यहाँ पे लिखना है। आपके 2 पत्र दिए रहेंगे, आपको उसमें से एक ही करना है। ये नहीं कि 2 दिए हैं तो दोनों कर दो, तो ये तो आपका जो फालतू का टाइम है वो ही में चला जाएगा। इसीलिए तो ये मैं पेपर आपको हल करवा रहा हूँ, इसीलिए ये पैटर्न आपके सामने लेकर आया हूँ 2025 का, ताकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है कि किस तरीके से पेपर आने वाला है और क्या क्या आने वाला है। इसीलिए मैं यह आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आपको पता चल जाना चाहिए किस तरीके से पेपर आने वाला है, किस तरीके से क्वेश्चन हमको लिखना है और किस तरीके से क्या सब कुछ करना है। इसीलिए मैं यह वीडियो आप तक पहुँचा रहा हूँ। चलिए, पता चल गया आपको। आपके एग्ज़ाम में पत्र 2 दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक ही करना है। और अगर आप एक अच्छे से लिख देते हैं तो आपका जो है 70 में यानी कि 6 में 6 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 6 में 6 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में जो कि आपका लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, चलिए देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। और सबसे ज़्यादा नंबर का यही पूछा जाता है व्याकरण में, आपका 9 नंबर का जो है आपका निबंध पूछा जाता है। आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। और मैं आपको बता दूं कौन कौन से हैं इम्पोर्टेंट जो आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। स्वच्छता अभियान जन जन का कल्याण, पहला तो ये हो गया आपका, ये आपके 2025 में आने वाला है, इसे आप अच्छे से कंप्लीट जरूर करिएगा। पर्यावरण प्रदूषण व निराकरण के उपाय, और तीसरा है बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक, तीसरा है आपका जीवन में सदाचार का महत्व, चौथा है हमारा मेरा प्रिय कवि या मेरा प्रिय साहित्यकार कौन है। ये मैंने यहाँ पे आपको 5 निबंध बताए हैं। अगर ये आप 5 निबंध कंप्लीट कर लेते हैं तो जिन भी विद्यार्थियों को 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में बैठना है वो ये नहीं कहेंगे कि सर आपने ये बताए थे ये नहीं आए हैं। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं पाँचों, तो आपका जो 9 नंबर का ये निबंध होता है ये आपका पक्का हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं दावे के साथ यहाँ पर कहता हूँ। और मैं ये जितने भी आपके इसमें प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन है वो आपको इस वीडियो के बाद ही आपको प्रोवाइड करवा दूंगा तुरंत। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे आपको जो हिंदी का पेपर है बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से करवाया है, सॉल्व करवाया है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो भी मैंने बताए हैं, जैसे कि आपको जो आपके शब्द युग्म हो गए, शब्द युग्म है, इनका जो मैं आपको जो 50 सीरीज इनकी बनाऊंगा और इसमें 50 शब्द युग्म रखूंगा और 50-50 करके आपको, जैसे कि ये आपका मुहावरे हो गए, शब्द युग्म हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, इनका जो है 50-50 जोड़ा करके आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और मैं ऐसे 50 सेलेक्टेड प्रश्न रखूंगा जो आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे अब थोड़ा गलती कर दी थी, इसमें टाइपिंग में दिक्कत हो गई। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि मैंने आपको 3-4 जो भी श्लोक बताए हैं उनको आपको कंप्लीट कर लेना है, लेकिन मैं आपको जो सुभाषित रत्नानी चैप्टर है वो आपको पढ़ा दूंगा। मैंने अभी पढ़ाया नहीं है चैनल पर अपने, पढ़ा दूंगा, उसके बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और मैंने जो भी इस वीडियो में बताया है वो आपको ज़रूर करना है, नहीं तो आपके जो 100 में आपका जो 95 नंबर का जो सपना है वो साकार नहीं हो पाएगा, साकार नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने जो जो इस वीडियो में बताया है वो आपको बिल्कुल करना ही करना है। आपको हमारे चैनल से पढ़ाई करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको, किसी भी टॉपिक का या किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नंबर लिख देते हैं 91, ये आपका जो नंबर है इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसी पे आपको जितने भी पीडीएफ हैं हमारे, जो भी हमसे कांटेक्ट करना है वो हमसे कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो आपको कैसी लगी पूरे अच्छे से मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। आज जो भी जिन विद्यार्थियों को 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।